ओके, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? आप तो नहीं आए थे प्रीवियस क्लास, क्यों? आप तो आई थी प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस क्या पर रेगुलर है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या टॉपिक समझ रहे थे? हाँ, एक छोटा सा, अभी लगभग सभी बच्चे का क्लास तो रेगुलर है, कोई एक दो बच्चे होंगे जो उनका क्लास मिस हुआ है, तो ठीक है। लेकिन देखो, सबसे पहले तो समझने के लिए बच्चे आप लोगों को क्लास को रेगुलर रखना है। सही बच्चे को क्लास कंटिन्यू करना है। क्लास अगर कंटिन्यू नहीं रहेगा, अगर कंटिन्यूटी नहीं होगा, ऐसा समझो, तो कभी भी आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, तो छोटा सा क्वेश्चन हम भी आप लोगों को देंगे और उसको सभी बच्चे को क्या करना है? बनाना है। देखो तो, बोलिए। स्टॉक और फिनिश गुड्स। देखो बच्चे, फिनिश गुड्स से मतलब तो ये हुआ कि चलो भाई, गुड्स को कंप्लीटेड, फिनिश गुड्स इज आल्सो नोन एज कंप्लीटेड गुड्स। गुड्स तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन मार्केट में उसको हम सेल आउट नहीं कर पाए, तो वही पार्ट मेरे लिए क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। तो गुड्स चाहे कंप्लीटेड हो या चाहे कंप्लीटेड नहीं हो, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताए थे कि स्टॉक आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ क्या? फिनिश गुड्स। कि ये तीनों रॉ मटेरियल है तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा रॉ मटेरियल यूज हो ही गया होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे जिसको कि हम प्रोसेस में लगाए थे, कुछ हो भी गया है, कुछ काम करना उस पर बाकी है, लेकिन अकाउंटिंग ईयर तब तक क्या हो गया? क्लोजिंग डेट आ गया। तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में उस गुड्स को किस नाम से जानेंगे? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और तीसरा बताए थे कि वो सारा प्रोडक्ट, वो सारा गुड्स जो कंप्लीट तो हो गया, रॉ मटेरियल से कन्वर्ट कर लिया फिनिश गुड्स में, लेकिन उसको सेल आउट नहीं कर पाए, तो वो हो गया स्टॉक ऑफ क्या? फिनिश गुड्स हो गया। तो फिनिश गुड्स है तो उसी का तो पार्ट स्टॉक है। हाँ, वो तो अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग और एंडिंग का, क्योंकि बच्चे जैसे कैसे 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 कहते हैं कि जन्म है, जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है, सर्वाधिक सत्य है ये, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस में भी यही उतना ही सत्य है कि भैया अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग क्या होगा? निश्चित ही है, उतना ही सही। अब हम अपने अपना मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम आपको बताएं बच्चे कि मनुष्य का जन्म होता है तो मृत्यु एक ना एक दिन क्या है उसका? निश्चित है। ठीक उसी प्रकार से एक बिजनेस में अगर उसका क्लोजिंग स्टॉक है प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उसका क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई बिजनेस न्यू है, स्टार्ट किया है वो बिजनेस, तो उसके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में उसका बिजनेस ही नहीं था। समझ में आया? तो ये तो निश्चित है कि क्लोजिंग प्रीवियस ईयर में तो करंट ईयर में ओपनिंग, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि ओपनिंग है तो क्लोजिंग होगा ही। हो सकता है सामान पूरा का पूरा क्या किया हो, अकाउंटिंग ईयर एंड होते तक बेच दिया, कुछ नहीं बचा, नील। ऐसा होता है बिजनेस में, ठीक है। और जहां तक बात है इसका प्राइस की, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब करते हैं स्टॉक का, तो स्टॉक इज वैल्यूड कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज क्या? लेस देन। ये वर्ड एक याद रखना, लेस देन, जो दोनों में कम हो। जब दोनों गिवन हो तब क्वेश्चन में आपको लिख देगा कि हम लोग फाइनल अकाउंट जब बना रहे थे तो उसमें लिख देता था ऐसे करके, ऐसे लिख देता था कि स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017, ये उसका क्लोजिंग डेट है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 और ब्रैकेट में लिख देता था कॉस्ट प्राइस इज रुपीज, कॉस्ट प्राइस इज रुपीज मान लो 30,000, और ब्रैकेट में लिख देता मार्केट प्राइस इज रुपीज कितना? 35,000। तो जब दोनों प्राइस, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 इज रुपीज 35,000
तो बच्चे जब ये कॉस्ट प्राइस है, ये ब्रैकेट में है, कॉस्ट प्राइस क्या है ये, तो इसका मतलब बाहर वाला जो प्राइस है ये क्या है, मार्केट प्राइस है। तो विच एवर इज क्या, लेस देन। स्टॉक का वैल्यूएशन ऐसे ही होता है। और तो स्टॉक लेजर भी बनता है, जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें स्टॉक का लेजर भी बनता है। जो पीजीडीएम में, अगर बीकॉम से कोई पीजीडीएम में आए होंगे तो बच्चे पढ़े होंगे वैल्यूएशन ऑफ क्या, स्टॉक स्टोर लेजर बनाए होंगे, स्टॉक लेजर, जिसमें FIFO मेथड, LIFO मेथड, IFO मेथड, हाँ ये सब पढ़ना है। ठीक है, इसमें स्टॉक का वैल्यूएशन भी, वो भी हम फाइंड आउट करके भी निकालते हैं। तो स्टॉक का बहुत, चूंकि किसी बिजनेस में स्टॉक जो है सो बहुत बैकबोन का काम करता है बच्चे, कि स्टॉक जितना आपका मतलब कम से कम बचे, उस बिजनेस का मार्केट में वैल्यू उतना ही ज्यादा है। क्योंकि अगर वैल्यू नहीं है तो फिर तो स्टॉक ज्यादा बचेगा, और स्टॉक ज्यादा बचेगा तो वो लॉस का खतरा ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो सामान मेरा बिके भी, और हो सकता है नहीं भी बिके। यही रीजन था कि उसको हम लिक्विड एसेट्स में शामिल नहीं करते हैं। ओके, तो लिखो तो, छोटा सा क्वेश्चन है। अब कोई एक दूसरे से नहीं बच्चे पूछोगे, अपने मन से बनाओगे, जो पढ़ाए हैं उससे क्या, अगर पढ़ के आए होंगे तब तो बनेगा। क्योंकि टीचर तो खुद 2 मिनट में जज कर लेते हैं, जैसे स्टूडेंट कैसे टीचर को जज कर लेता है, तो टीचर के भी हाथ में होता है ना। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल। कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल। देखो, कैश इन हैंड 10,000, कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 20,000, स्टॉक 25,000, स्टॉक 25,000, क्रेडिटर्स 15,000, creditors 15,000, debtors 25,000, outstanding income 5,000, prepaid expenses, हाँ prepaid, बोल दो तो, 5,000, prepaid expenses बोले अमाउंट पे, prepaid expenses वो भी लिखो 5,000, bills payable 10,000, bills receivable 20,000, देखिए bills payable, bills receivable, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, क्योंकि यही पर ध्यान देना कि अगर लॉन्ग टर्म रहता है तो फिक्स में चला जाता वो। ठीक है, हाँ, नहीं लोन गिवेन, लोन गिवन तब वो एसेट्स हुआ, और लोन टेकन लायबिलिटी। तो जब यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन हम लिख पा रहे हैं, तो ये समझना, एज्यूम करना कि लोन टेकन है ये, लोन गिवन नहीं। गिवन रहेगा तो स्पष्ट लिख देगा वहां पर क्वेश्चन में कि डेबिट बैलेंस है तो एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखे, शॉर्ट टर्म लोन, इसमें लिख लो 10,000, फिर लिखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 15,000, इतना हो डेटा हुआ, काफी है। चलो बना के बताओ। कोई किसी से नहीं पूछोगे बच्चे, एक दूसरे से नहीं पूछना है।
गलत सही जो भी हो बना के बताओ। यस यस, और कुछ करना ही नहीं है। आप पढ़े होंगे तो पता चल जाएगा, फर्स्ट क्लास में बताए थे। फर्स्ट क्लास जब आए थे तो उसी टाइम में बताए थे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब ज्यादा हमसे नहीं पूछिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो हम बनाएंगे तभी हमको भी पता चलेगा। आप बना लेते रहिए, दिखाइए। और बाकी बच्चे बताओ। ठीक, तो चलो करो। हम देख लेते हैं, बैठ जाइए आप, 2 मिनट बता देते हैं आपको। क्या सर, मैं 20,000 बोले हैं ना? और स्टैंडिंग इनकम 5,000 है।
यही जल्दी काम शैतान का। अब कुछ ठीक है आपका, लेकिन अकाउंटिंग में ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। देखो बच्चे, सभी का क्वेश्चन, हाँ, कॉपी सभी का चेक करना थोड़ा टाइम आप ही का किल होगा उसमें, ठीक है। कोई एक बच्चे का हम चेक किए हैं, एक बच्चे का यहाँ पर देखिए, सब कुछ ठीक है इसमें। लेकिन अकाउंटिंग में, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटेंट, अकाउंटिंग का काम कौन करता है? अकाउंटेंट। उसके ऊपर पूरा बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं बच्चे। अब आप यहाँ पर 5,000 की 10,000 डिफरेंस कर दोगे तो फिर तो वो चला गया उसका लॉस में। तो आप सब कुछ ठीक किए हैं, लेकिन माइनस करने में आप क्या किए हैं? 1,20,000 में से ये 35,000 घटाए हैं तो 95,000 लिखी है। बात समझिए, ठीक है, सब कुछ ठीक है। 1,20,000 भी ये सही निकाली है। करंट एसेट्स टोटल देख लीजिए बच्चे, जो बच्चे बनाए हैं। करंट एसेट्स 1,20,000 और करंट लायबिलिटी जो है 30 की 35। कैसे? एक लाख 20,000 आएगा जी, कहाँ गलत कर रहे हैं? करंट एसेट्स 1,20,000 बोर्ड पे बना दें। 85,000 आएगा, 95 होगा नहीं, ज्यादा हो रहा है। बोर्ड पे बना देते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखो, सबसे पहले हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़े बच्चे? वर्किंग कैपिटल। देखो कैसे बनाना है, इस तरह से। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, दिखाई दे रहा बोर्ड? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। दो लाइन छोड़ देंगे ऊपर में, नीचे में लिखेंगे वेयर करंट एसेट्स इक्वल टू। अब डेटा देखो, अब लोग बोलते जो हम क्वेश्चन पढ़ो तो पहले क्या सीन है, चलो बोलो मन बोलो। तो ये करंट एसेट्स हो जाएगा। क्या सेट बैंक कितना है? 20,000। सुनो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे लिखो, करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। फिर इसके बाद इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ये ज्यादा समझ में आएगा। एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको घर पर, ठीक है। कैश इन हैंड प्लस क्या हो जाएगा? कैश एट बैंक प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस आउटस्टैंडिंग इनकम प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और बोलो, बिल रिसीवेबल आया था? बियर कहाँ लिखे हैं? सर बियर बोले थे, कहाँ पर? प्रीपेड एक्सपेंस पर आप लिखे नहीं है। चलो यहीं पर लिख देते हैं, समझ आओगी। बियर प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर लो, तो देखो कितना होगा, बोलो। कैश इन हैंड कितना है? रुपीज 10,000, 20,000, 25,000, 25,000, 5,000, 20,000, 15,000। इतना ही है ना? और 5,000 खर्चा होता है।
तो सब सीक्वेंस में अमाउंट बोले हैं ना। यस सर, सही है। हाँ, एक आइटम और बढ़ेगा। सुनो, कैश इन हैंड 10,000 है, आप बोलते रहो। ठीक है, कैश एट बैंक आपको 20,000, स्टॉक 25,000, डेटर 25,000, आउटस्टैंडिंग इनकम 5,000, बिल रिसीवेबल 20,000, ओके। प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000, अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 15,000 अब राइट है। सर 1,25,000 इक्वल टू रुपीज 1,20,000। चलो, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या नोट करेंगे। हाँ, अब इसके बाद करंट लाइफ जो रिमेनिंग बच गया वही करंट लायबिलिटी है, और तब उसके बाद क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे कि करंट एसेट्स आपका कितना आ गया 1,25,000, और माइनस उसमें देखेंगे कितना आ रहा है। चलो बना, आप में बन जाएगा, जल्दी बनाइए। हाँ, देने वाला, पैसा देने वाला, सामान देने वाला नहीं। देने वाला तो बहुत कुछ होता है ना, लेकिन जिस पर्सन को भी सामान बेच रही है तो वो पर्सन क्या करेगा, पैसा मुझे पेमेंट करेगा ना। तो वो व्यक्ति जिसके ऊपर में किसी का पैसा बच्चे को देखते मार्क्स नहीं बनता है कोई बच्चा। हम लोग को बोलना रहता है, हम लोग को पढ़ेंगे तो कैसे बोलता है। सभी बच्चे इसको एकदम से ये समझ लो। हाँ, देखो करंट एसेट्स, सर सबसे बड़ी बात है सर, करंट एसेट में ये पकड़ में ही ना आया, जो कि पूरा ये चार्ट लिखता है। हाँ, यही पकड़ तो ये पकड़ में दिए करंट एसेट्स का डिफिनेशन बताए थे, लिखवाए थे कि किसी भी एसेट्स को विद इन वन अकाउंटिंग ईयर में अकाउंटिंग ईयर में तो कैश में। हाँ, ठीक है। अब देखो बैंक में पैसा, कैश इन हैंड, हाथ में पैसा है,
बिजनेस के पास में पैसा है, गला में पैसा है या चुका जो भी वो है, कभी भी निकाल के पैसा काम कर सकता है वो। दिमाग थोड़ा लगाओ, जो विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, तो कैश इन हैंड मतलब हाथ में पैसा, कभी भी कोई काम कर सकता है उस पैसे से। बैंक में पैसा जमा डिपॉजिट है, कभी भी निकाल के काम कर सकता है। स्टॉक है, सामान बेच करके पैसा आ सकता है। ठीक है, क्या अगर स्टॉक रखा हुआ बिक हाँ। नहीं रहा है, ठीक है, नहीं बिकेगा तो फिर लिक्विड में के पार्ट में नहीं, लेकिन करंट एसेट में तो हम तो यही मोटिव मेरा है ना कि पिछले साल जो स्टॉक था वो इस साल हमको ये स्टॉक क्या हो जाना चाहिए, कैश हो जाना कैश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, बिक जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, डेटर, कोई कर्जदार है तो कोशिश तो करेंगे ना कि इसको पैसा पिछले साल अगर नहीं हुआ, या मान लो इसी साल हम उसको बेचे हैं, पिछले साल का बात छोड़ो, इस साल हम सामान किसी को बेचे हैं, सोल्ड गुड्स टू क्या एक्स, अब एक्स को सामान बेच दिए हैं तो एक्स से हम एज्यूम करेंगे कि इस साल हमको एक्स क्या करेंगे, अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने से पहले वो पैसा मुझे। कॉन्सेप्ट वही है कि जिस पार्टी या पर्सन से आप विद इन वन अकाउंटिंग ईयर में कैश क्या कर लो, कलेक्ट कर लो, वही पर्सन उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा, तो करेंट एसेट में जाएगा वो। और उसके बाद क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम। अब 9 मंथ का इन्वेस्टमेंट हम किए थे कहीं, 100 पर मंथ मुझे इंटरेस्ट मिलता, हमको मिला भी 100 पर मंथ था, तो 900 रुपीज हम रिसीव कर लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट में। अब 9 मंथ का रिसीव कर लिए, लेकिन रिसीव कितना करना था मुझे, 12 मंथ का, यानी 1200। तो बिजनेस तो नेट रिजल्ट जानना चाहता है ना, तो जब तक उसमें 300 हम ऐड नहीं करेंगे तो बिजनेस का नेट रिजल्ट आएगा, तो वही 300 क्या कहलाएगा, उसका करंट एसेट्स कहलाएगा। चलो इस साल नहीं दिया तो अगले साल वो क्या करेगा, मुझे पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि विद इन वन अकाउंटिंग ईयर में कैश में क्या कर ले, उसको कन्वर्ट कर दे। समझ में आ गया। अब लिखो इसमें वेयर करंट लायबिलिटीज, ये देखो नोट कर लिए। गिफ्ट के एवज में सर, उसमें भी मतलब विद इन 1 ईयर। हाँ, पेमेंट करना है गिफ्ट के एवज मतलब हम कभी भी कर सकते हैं सर, ऐसा तो नहीं है? कभी, मतलब ऐसा सामान आप खरीद लोगे या उसको कभी भी पेमेंट करोगे आप, मतलब सामान ले ली सर, उसको कमिटमेंट करोगे ना कि हम 10 दिन के बाद आपको पेमेंट कर देंगे, हाँ, या 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे, कुछ तो कमिटमेंट करोगे ना, महीना 1 महीना में देंगे कि 4 महीना में देंगे कि 10 महीना में देंगे। तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि आप चलिए सामान आप खरीदना चाहते हैं, यहाँ तक तो सही है, आप इसको पेमेंट कब कीजिएगा, तो हाँ सर अभी मेरा कंडीशन ठीक नहीं है, आप ऐसा कीजिए इसका डाउन पेमेंट कुछ हमसे ले लीजिए और बाकी EMI कर दीजिए, कहते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप पेमेंट तो हर हाल में करना है ना। तो आप ये समझिए कि बिल्स पेबल का मतलब वो हुआ कि आप उसको विद इन वन अकाउंटिंग ईयर में क्या करना है, उसको कंप्लीट पे कर देना है। ठीक है, तो वो लायबिलिटी में आएगा। अब बिल रिसीवेबल आप पेमेंट करेंगे विद इन वन अकाउंटिंग ईयर में, वो भी तो विद इन वन अकाउंटिंग ईयर में कभी न कभी बिजनेस रिसीव करेगा। कभी भी बिजनेस के लिए पेबल होता है, कभी बिजनेस के लिए क्या होता है, रिसीवेबल। अंतर यही है कि पेबल होगा तो लायबिलिटी, या रिसीवेबल होगा तो एसेट्स। वो इन्वेस्टमेंट करना है तो आता है ना सर, इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा जाता है तो, लेकिन एक के दो ना, प्रोजेक्ट एक्स है, प्रोजेक्ट वाई है, प्रोजेक्ट जेड है। आपके पास 5 लाख रुपया है, तो आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहोगे कि जिस प्रोजेक्ट से आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। चलो भाई प्रोजेक्ट वाई में हम 5 लाख रुपया लगा दिए, ये सोच करके कि आफ्टर वन अकाउंटिंग ईयर वो 5 लाख के बदले हमको कितना देगा। मान लो प्रोजेक्ट एक्स से 10% रिटर्न आ रहा है, प्रोजेक्ट वाई से 15% आ रहा है, और प्रोजेक्ट जेड से कितना आ रहा है, 12%। निश्चित रूप से प्रोजेक्ट वाई में जाओगे क्योंकि वहां से 50% आपको आ रहा है, तो 5 लाख का 50% कितना होगा, 75,000। तो 5,75,000 आफ्टर वन अकाउंटिंग ईयर आपके पास वो आएगा रिटर्न की नहीं आएगा। तो अभी आप ये सोच रहे हो कि पैसा जा रहा है तो एसेट कैसे हो गया, लेकिन वो सोच रहे हो जब 5,75,000 आएगा तो क्या होगा वो। ये तो नहीं ना समझो, ये तो नहीं ना समझे आप कि 5 लाख रुपया चला गया तो मैंने चला ही गया, डूब गया, ये तो नहीं समझे आप। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि मेरे पास जो पैसा था 5 लाख रुपया, हम उसको प्रोजेक्ट वाई में लगा दिए, इसलिए लगा दिए क्योंकि वहां से रिटर्न मुझे कितना मिलेगा, 15% मिलेगा, और बाकी प्रोजेक्ट जो था उससे 10% 12% मिल रहा था, जिसके कारण से हम क्या किए, उसको शॉर्ट टर्म में रिजेक्ट कर दिया। ठीक है,
हाँ वो तो तभी तो एसेट्स है वो ना, ठीक है। देखिए करंट लायबिलिटीज में बोलो, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन। बोलो क्रेडिटर कितना है? ओके 10,000, यानी कितना हुआ 35,000। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 35,000, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 90,000। यही आंसर है। कितना इजी था बताओ। डेटा जब नहीं समझ में आएगा तब तो प्रॉब्लम। अगर डेटा समझ आप बनाई हो बनाएगा क्यों पहले वो तो गलती बना दी। ऐसे ठीक है, एक दो बार ऐसा होता है, फिर एक बार ऐसा होगा कि कंप्लीट प्रैक्टिस है अकाउंटेंसी। ओके डिस्काउंट का टॉपिक बता दिया आप लोगों को? नहीं, जल्दी से लिखो, एक टॉपिक पढ़ लो। लिखो तो डिस्काउंट। इसको हम अलाउंस भी कहते हैं। अब अलाउंस मतलब एचआरए मत समझ लेना, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। अलाउंस इसका वही वही हम अभी बोल रहे थे, देखो बोल रहे नहीं, वो अलाउंस नहीं, वो तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है। ये भी बेनिफिट है दोनों का, हम लोग अकाउंटिंग की, लेकिन चूंकि वो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस है ना, वो हाँ एचआरए, हाँ वो, अब वो भी 3 प्रकार का होता है, फुली एग्जम्प्टेड, पार्शियली एग्जम्प्टेड, फुली टैक्सेबल, ठीक है। तो वो इनकम टैक्स हम आपको बीकॉम वाले बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो अलग बात है, वो उसको नहीं, या सिर्फ समझो बेसिक टर्म समझो, डिस्काउंट, अलाउंस, रिबेट देते हैं ना, ठीक है। ये इसका जो बेसिक वर्ड बेसिक कहा जाता है, एक और है कंसेशन, कंसेशन कहते हैं ना, तो वो भी डिस्काउंट के ही कैटेगरी में आते हैं। 3-4 नाम इसका है। होता क्या है कि कभी कभी ऐसा देखने को आया है कि बिजनेस अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इस चीज को आप लोग नहीं भूल सकते हो बच्चे कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। मार्केट में क्या है? परफेक्ट कंपटीशन है। अभी वही चीज उस बच्चे को हम जाकर के वहां पर बगल में समझाए हैं कि आज मेरे पड़ोसी कह रहे कि आज मेरे घर में जन्मदिन है, मतलब और पार्टी है, एंजॉय करो। आज वो बुलाते हैं, लेकिन कल वही वो पड़ोसी क्या करेंगे, आपको ताना देंगे जब आप नहीं सक्सेस करोगे। तब थोड़े कहेंगे मेरे पार्टी में आता था, ठीक है, टाइम अच्छा खासा काम कर देता था मेरे लिए, नहीं कुछ कहता, वो भूल जाता उस टाइम। तो अपने लाइफ को देखो, और लाइफ को मतलब क्या, मार्केट जब जाओगे घूमोगे तो मार्केट में क्या है आज के डेट में, परफेक्ट कंपटीशन है। मार्केट यानी कंपनी जब किसी भी मतलब पर्सन को हायर करता है, तो वहां पर वो देखता है कि इसमें क्या पोटेंशियल है, ये मेरे लिए कितना खरा उतरेगा, मेरे लिए कितना काम कर सकता है, तभी तो आपको पैकेज देगा, ठीक है। नहीं, अगर आपने वो पोटेंशियल नहीं देखेगा तो फिर आप नहीं तो कोई और सही, सिलेक्शन तो उसको करना ही है, ठीक है। तो सवाल ठीक उसी तरह से बिजनेस में भी होता है कि बिजनेस में मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, कस्टमर का ये मतलब क्या है, एक राइट है, फंडामेंटल राइट का जो भी अपना है, ठीक है। राइट होता है कि चलो भाई उसको जहां सहूलियत, जहां उसको सस्ता, जहां उसको अच्छा, गुड्स की क्वालिटी है ना, और रेट, ये दोनों चीज देखता है कस्टमर। अच्छा रेट भी होना चाहिए, रेट मतलब डिस्काउंट भी होना चाहिए,
और क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए। तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी बिजनेस उसको प्रलोभन देता है, यानी लालच देता है कि भैया आओ और यहाँ पर सामान खरीदो, ठीक है। और आप क्या करो, अभी देखोगे कि रिलायंस ट्रेंड पे जाओगे तो 4-5 को कूपन आपको दे देगा 500 रुपया का, ठीक है, वाउचर देगा कि एबव 1500 1500 से ज्यादा का सामान अगर आप परचेज करोगे तो आपको 500 रुपया क्या हो जाएगा उसमें। आप जरा सोचो, 5 बार आप उस कूपन को कम करने के लिए आप जाओगे, मान लो 4 कूपन किया तो कभी 1700 का सामान नहीं है, कभी 1800 का सामान नहीं है, तभी तो 500 डिडक्ट होगा। तो 4 बार तो आप गए उसमें, यानी एटलीस्ट जो है, यस, ये क्या हुआ, आपको दिखाई दिया कि कूपन है, डिस्काउंट दे रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन रियलिटी में वो कस्टमर को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का प्रलोभन है जो जनरली कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। अकाउंटिंग में इसका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। अब बिजनेस में जब हम लोग देखेंगे तो बड़े बड़े जो बिजनेस जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर जो है रिटेलर को देता है, और रिटेलर किसको देता है, कस्टमर को देता है। कभी देखे हो कि एमआरपी है 130 रुपया लेकिन वो प्रोडक्ट 80 रुपया मिल जाए, कभी देखे हो, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप सोचोगे सर कैसे ऐसे हो जाता है, कोई कोई प्रोडक्ट में डाबर में जाएंगे तो सर 5% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं देता है। डाबर का कोई प्रोडक्ट लो तो उसमें जाओगे तो 5% से ज्यादा कोई, वो भी बहुत सारा दुकानदार तो एमआरपी पर ले लेगा, और बहुत सारा गली मोहल्ले का जो दुकान है हम लोगों का उसमें आपको एमआरपी पर। कल ऐसे ही मेरे साथ हुआ घटना एक, तो हम उसको चलो भाई 10 कदम देखते हैं, फिर हम बाइक स्टार्ट किए, फिर गए देखे तो वही प्रोडक्ट जो 120 रुपया वो हमको दे रहा था वही प्रोडक्ट 114 रुपया हमको दिया, यानी 5% क्या किया, डाबर का प्रोडक्ट था, डिस्काउंट दिया, तो 6 रुपया डिस्काउंट हुआ। वो बात अलग है कि उससे ज्यादा मेरा पेट्रोल जला, ठीक है, वो अलग बात है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बट एक कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होता है कि नहीं चलो नहीं मोहल्ला वाला है ये ज्यादा पैसा दे रहा है, अब कभी भी फ्यूचर में संभाल लेंगे तो यही तो डिस्काउंट हुआ। तो एक आपको ये समझना है कि मैन्युफैक्चरर जो होलसेलर को जो बल्क बल्क समझते हैं, हाँ, जो वो बल्ब नहीं, बल्क मतलब पूरा एकदम से, जैसे अब ये 500 पीस हम खरीदे और कोई एक पीस खरीदेगा तो जो 500 पीस खरीदेगा वही बल्क हुआ। हैवी अमाउंट मतलब एक लमसम अमाउंट में एक ज्यादा से ज्यादा, हाँ, परचेज करता है। तो मैन्युफैक्चरर से जो परचेज करेगा, होलसेलर परचेज करेगा, वो बल्क में ही परचेज करता है। तो वहां पर कोई राम भी होलसेलर जाएगा तो भी उसको उतना ही डिस्काउंट मिलेगा जितना कि श्याम को मिलेगा, बात है समझ में। यानी कोई भी होलसेलर वहां पर जाता है तो सभी के लिए डिस्काउंट वहां पर क्या है, एक, उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस के बुक्स को अफेक्ट नहीं करता है। और दूसरा डिस्काउंट है कि वो डिस्काउंट जो कस्टमर एट अ टाइम बिल को क्लियर करने में, यानी बिल को पेमेंट करने में कहता है सर कुछ कैश डिस्काउंट भी मिल जाए, ठीक है, तो उसको भी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो एट अ टाइम या इमीडिएटली या क्विकली जो पेमेंट करता है उस पेमेंट के एवज में कुछ क्या करता है, ओके। अब इसको थोड़ा नोट्स लिखवा देंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज अ डिडक्शन, it is a deduction or an allowance, it is a deduction
डिडक्शन मतलब कटौती होता है, छूट। इट इज अ डिडक्शन और एन अलाउंस फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स, फ्रॉम द price of goods from the price of goods made by the seller, made made by the seller, जो सामान बेचता है वो देता है डिस्काउंट किसको? परचेजर को। ठीक है, तभी तो परचेजर बार बार सामान खरीदने आएगा, क्योंकि वो सेलर भी कहीं से प्राप्त किया होगा, अपने घर से थोड़ी देगा। बिजनेस कभी भी लॉस करके सामान नहीं बेचता है। अगर 130 रुपया एमआरपी है, या मान लो कल ही एक डाबर का हनी था छोटा सा, 120 रुपया उसका प्राइस था, जिसको कि मुझे 5% डिस्काउंट मिला, तो निश्चित रूप से उसको 7% मिला होगा या 5% से ज्यादा मिला होगा, तभी तो वो 5% मुझे डिस्काउंट दिया। क्योंकि कोई भी बिजनेस विदाउट प्रॉफिट पर काम नहीं करता है। तो मेड बाय द सेलर टू द बायर, हाँ BUY, या बायर से अच्छा रहेगा परचेजर भी आप लिख सकते हो बच्चे। नहीं, सेलर को तो दोनों मिल सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट तो सबको मिलेगा जो बल्क में परचेज करेगा। सर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, अब ये तो अंडरस्टूड रहता है, क्योंकि आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे आप एज ए कस्टमर। ठीक है, और कस्टमर जब ये जान ही जाएगा कि इसको इतना परसेंट वहां से मिलेगा, तब तो वो तुरंत रिटेलर से डिमांड कर देगा। तो रिटेलर क्या कहेगा कि भैया तब जा करके आप वहीं से खरीद लो। तो कस्टमर का तो ये कैपेसिटी नहीं ना है कि वो बल्क में जाके वहां उतना खरीदेगा। ठीक है, तो जब भी मिलता है वो डिस्काउंट क्या करता है, वो हम आप आगे आपको कैलकुलेशन भी इसका समझाएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझाएंगे इसका। ठीक है, पहले भी थ्योरी लिख ले, ये समझ में आया सेंटेंस। इट ऑल्सो रेफर्स, it also refers a deduction it also refers a deduction or an allowance from an amount of from an amount of from an amount of money advanced by the creditor to the debtor. Advance by the creditor to the debtor. बच्चे आप ज्यादा नहीं 60 to 70 के दशक में चलो थोड़ा। ठीक है, थोड़ा उस टाइम में क्या था ध्यान समझना थोड़ा, या हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग भी जानते होंगे कि हर एक गांव में कोई ना कोई महाजन होता था, जो आपातकालीन स्थिति में उस गांव का मतलब पैसा दे करके पब्लिक को क्या करता था, आम लोगों को पैसा देता था, और एक मूवी भी इस पर बना था ब्याज काट के। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि उसको 10 रुपया देता था, ये कह के देता था कि आज आपको हम 10 रुपया दे रहे हैं, मतलब दे रहे हैं 15 रुपया, लेकिन 5 रुपया उसका क्या किए हम आपको पहले ही ब्याज काट लिए, और 10 रुपया उसको हाथ में मिलता था। यानी जब उस किसान को पैसा लौटाना पड़ता था तो कितना लौटाना पड़ता था, 15 रुपया लौटाना पड़ता था। लेकिन लिया था वो कितना, 10 रुपया। या मतलब जैसे किसान था तो उसमें आपको अनाज उनाज का भी होता था कि 25, क्योंकि खाने पीने का बहुत उस टाइम में किल्लत था, बहुत भूखमरी था। ठीक है, और चूंकि आबादी कम था लेकिन इतना ज्यादा
क्योंकि हाँ रिसोर्सेज नहीं था और बारूद का था, तो हम लोग तरफ तो और भी ज्यादा था। ठीक है, तो ऐसा कहता था कि आप अभी 25 किलो ले लो और जब आपका फसल आएगा तो आप उसमें हमको क्या करना, 35 किलो दे देना। ऐसा सिस्टम चलता था। ठीक है, तो ये वाटर सिस्टम भी आपको चलता था, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। तो इसमें हालांकि वो एक्सचेंज वाला था। ठीक है, यहाँ एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज मतलब क्या कि जितना जो प्रोडक्ट देता था उससे ज्यादा कलेक्ट करता था। तो इस लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि एडवांस बाय द क्रेडिटर टू द डेटर, यानी जो कर्जदार था उसको पैसा देता था एडवांस के रूप में। ठीक है, डेटर को देता था और कहता था कि आपको हम 5 रुपया दे रहे हैं, लेकिन वसूल हम आपसे क्या करेंगे, 10 रुपया। टाइम पर हम आपको क्या किए, पैसा ये किए। या ऐसे भी कह सकते हो कि सामान जब किसी को हम बेचते हैं, किसी कस्टमर को हम सेल करते हैं, तो कहते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अगर अभी का भी आप पेमेंट कर दोगे ना तो हम आपको 2% क्या करेंगे, छोड़ देंगे, कैश डिस्काउंट। ठीक है, रिलायंस जियो का मोबाइल है 4500 में, 4300 में है, लेकिन 200 रुपया आपको दे देगा, तुरंत का तुरंत 4500 में आ जाएगा। कब, तो तुरंत का तुरंत आप कैश पेमेंट कर दोगे। और वही अगर EMI में जाओगे तब वो कहेगा कि 5300 रुपया लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा इसको सोचो और छोटा छोटा एग्जाम्पल लो अपने मन में कि ऐसा अगर होता कि अगर मान लो मेरे गली मोहल्ले में दुकान है, किराना दुकान है, और वहां पर जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो निश्चित रूप से प्रोडक्ट के ऊपर में हमको क्या कर रहा है, क्योंकि हम एट अ टाइम इमीडिएटली क्या कर रहे हैं, उसको कैश दे रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ मेरा प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर में क्या कर देता है, छूट दे देता है। इट्स कॉल्ड कैश। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्या, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और क्या, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल ईच एंड एवरी पर्सन, और ईच एंड एवरी पर्सन, सभी व्यक्ति के लिए वहां पर जो भी बल्क में परचेज करेगा सभी के लिए क्या होता है, इक्वल होता है। बट कैश डिस्काउंट अनइक्वल होता है। क्यों, क्योंकि सब कोई कैश पेमेंट इमीडिएटली नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। सेकेंड पॉइंट, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द इनवॉइस प्राइस, ये इनवॉइस प्राइस पर अलाउ होता है। हाँ, जबकि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस समझते हैं, तो प्रोडक्ट का MRP जाता है जी, वो लिस्ट प्राइस हुआ। तो ट्रेड डिस्काउंट जो अलाउ होता है वो लिस्ट प्राइस पर, और जैसे ही लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते तो आता है क्या, इनवॉइस प्राइस। उस इनवॉइस प्राइस पर कैश डिस्काउंट अलाउ होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस, बट कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द इनवॉइस प्राइस। और ये इक्वल, वो क्या होता है, अनइक्वल। अच्छा, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एंट्री नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट का कोई जर्नलाइज नहीं होता है, रिकॉर्डिंग नहीं होता बिजनेस के बुक्स में, क्योंकि बिजनेस के बुक्स को इफेक्ट नहीं करता है। जबकि कैश डिस्काउंट का इफेक्ट करता है वो, और उसको बिजनेस के बुक्स में एंट्री जाती है। ठीक है, और भी इसका डिफरेंसेस है, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।